बाद में मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि साहब दहन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मैं एक बार पहले बता चुका लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि दहन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओराइजीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ओराइजीन। ओराइजीन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ओके, इसके बाद में ये तो इसकी केवल सामान्य जानकारी थी। अब आगे मैं क्लास में चलता हूँ। क्लास में आगे ये रहेगा कि देखो बच्चों, आगे बात करते हैं हम परीक्षण भार की। दहन में जैसे ऊपर अपन पढ़ते पढ़ते नीचे की तरफ पहुंचे हैं तो अपना परीक्षण भार में देखिए सबसे पहले तो कि परीक्षण भार होता क्या है। सबसे पहले लड़का यही पूछता है क्लास में। तो परीक्षण भार होता है 1000 बीजों का वजन। 1000 बीजों का वजन क्या कहलाता है? परीक्षण भार। 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? परीक्षण भार। ओके, अब बात करते हैं कि धान में जो सामान्य अपन गांव में देखते हैं, जो सामान्य धान है अपना, उसका 1000 धानों का वजन कितना होता है? 25 ग्राम। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, एक धान आता है अपने बासमती, जो कि सामान्य धान से थोड़ा उच्च क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। उसमें 1000 दानों का वजन होता है 21 ग्राम। तो सामान्य में कितना होगा? 25 ग्राम। बासमती में कितना होगा? 21 ग्राम। तो 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? परीक्षण भार। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? तो 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? 100 बीजों का भार कहलाता है बीज सूचकांक। क्या कहलाता है? 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? बीज सूचकांक। तो 100 बीजों का भार हो जाएगा सामान्य का 2.5 ग्राम और बासमती का हो जाएगा 2.10 ग्राम। तो 1000 बीजों का वजन क्या कहलाएगा? परीक्षण भार। और इनका वजन कितना होगा सामान्य में? 25 ग्राम। इसके बाद बासमती में कितना होगा? 21 ग्राम। ओके, इसके बाद में बात करते हैं विटामिन की। कई बार गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो विद्यार्थियों को गलत नहीं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन में देखिए सभी जो अनाज है अपने, उनकी जो परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, अनाजों के ऊपर जो छिलका होता है उसमें विटामिन ई की अधिकता होती है। सभी अनाजों में विटामिन ई की अधिकता होती है। विटामिन ई क्या करता है? अपने शरीर में ग्लो लाता है और फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है। जो भी माताएं बनती हैं उनके लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि धान के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं। धान के अपरंपरागत क्षेत्र हैं पंजाब और हरियाणा। इसी प्रकार से गेहूं में भी अपने ऐसा ही अपरंपरागत क्षेत्र रहेगा, वो आगे बात करेंगे। तो धान का अपरंपरागत क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि धान में बोनेपन का जीन, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि जो धान का पौधा बढ़ा था वो क्या था कि बारिश के कारण या हवा के तेज रफ्तार के कारण नीचे गिर जाता था, उससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करके एक जीन था जिसका नाम है DGU जीन। ये जीन ट्रांसप्लांट करके पौधे का जो आकार है उसको छोटा कर दिया। तो धान में बोनेपन का जीन कौन होगा? DGU जीन। तो धान में बोनेपन का जीन कौन है? DGU जीन। ओके, इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। अब देखो बच्चों में बात कर रहा था आगे कि जो धान है, चावल है, उसके प्रजनक कौन है, ब्रीडर कौन है। तो इंडिया में भी 2 इसके सबसे फेमस जो ब्रीडर हैं वो एक है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा अभी वर्तमान समय में ICAR के DGP हैं, महानिदेशक हैं। ये क्वेश्चन आपको जेट में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत मोस्ट है कि ICAR के DGP कौन है वर्तमान समय में। तो वो है त्रिलोचन महापात्रा। टी महापात्रा साहब हैं जो वर्तमान में ICAR के DGP हैं, महानिदेशक है। इसी के साथ में चावल पे जिन्होंने अपना पूरा कैरियर लगाया है, अपना पूरा जीवन दिया है, वो है डॉक्टर सत्यदेवा। तो धान के 2 वर्तमान में जो जनक है, प्रजनक है, वो है त्रिलोचन महापात्रा और डॉक्टर सत्यदेवा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, एक पुस्तक आती है जिसका नाम है राइस एग्रोनॉमी, चावल सस्य विज्ञान या धान सस्य विज्ञान। तो धान सस्य विज्ञान के जनक या लेखक, धान सस्य विज्ञान के जनक या लेखक, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। ये धान सस्य विज्ञान के लेखक हैं। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ बीज दर की। बीज दर, सीड रेट की धान में 4-5 प्रकार की सीड रेट काम में ली जाती है, बीज दर काम में ली जाती है। बीज दर तो सबसे पहले सीड रेट में बीज दर में अपन बात करते हैं कि सामान्यतः किसान कितनी बीज दर काम में लेता है। सामान्य किसान 100 किलो बीज दर काम में लेता है प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जमीन में 100 किलो सामान्यतः लेता है, 100 किलो। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, आजकल क्वेश्चन आ जाता है संकर धान। कौन सा धान? संकर धान। संकर धान की जो बीज दर है वो है 15 kg। ये भी प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर जमीन में 15 किलो संकर धान लगाए। ये डब्ल्यू 2012-13 वाली भर्ती में क्वेश्चन आ चुका है कि संकर धान की बीज दर कितनी होती है? 15 किलो होती है। इसके बाद में बात करते हैं बासमती धान। बासमती धान है, उसकी बीज दर है 45 किलो प्रति हेक्टेयर है। ये भी 45 किलो तक काम में ले सकते हैं, 45 किलो। इसके बाद में SRI। अब बात करते हैं बीज दर की। बीज दर मतलब सामान्यतया कितनी बीज दर काम में लेता है किसान? 100 किलो काम में लेता है। संकर धान की कितनी काम में लेता है? 15 किलो प्रति हेक्टेयर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, साइकिल से 12-13 वाले एग्जाम में आ चुका है कि संकर धान की बीज दर कितनी काम में लेते हैं? कितनी काम में लेते हैं? 15 किलो। इसके बाद में बात करते हैं बासमती धान। बासमती धान की बीज दर कितनी काम में लेते हैं? 45 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में SRI विधि। SRI विधि के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। मतलब ये एक इसकी नर्सरी की विधि है, उसमें जो बीज दर है 5 किलो प्रति हेक्टेयर किसान काम में लेता है। 5 kg कितनी काम में लेता है? 5 kg। तो सामान्य में कितनी रहेगी? 100 kg। संकर धान में कितनी रहेगी? 15 kg। बासमती में कितनी रहेगी? 45 kg। और SRI में कितनी रहेगी? 5 किलो। इसके बाद में मैं बात करता हूँ डिबलर द्वारा। ये मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में काम में लिया जाता है। एक ट्यूबुलिया यंत्र होता है, उसको आदत से चेक करके उसमें बीज डालते हैं। डिबलर से यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर चाहिए। कितनी चाहिए? 25 से 30 किलो। इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपकी डेपोग विधि से। डेपोग विधि क्वेश्चन आता है कि डेपोग विधि से बीज दर कितनी रखेंगे? डेपोग विधि से 75 से 120 किलो बीज दर अपने को प्रति हेक्टेयर चाहिए। तो ये बात हुई आपकी बीज दर की। डिबलर से कितनी चाहिए? 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर। और डेपोग से कितनी चाहिए? 75 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर। ये बात अपनी हुई है बीज दर की। अब इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ कि रोपण दूरी। क्या चीज? रोपण दूरी। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है और यहां से सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। रोपण दूरी में से, रोपण दूरी में देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नंबर सबसे पहले कम अवधि वाली कुछ वैरायटियां, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो कि जल्दी तैयार होती हैं, तो उनको बोलेंगे कम अवधि वाली। जो कम अवधि वाली किस्म है, कम अवधि वाली किस्म, उनमें जो रोपण दूरी है उनमें रखते हैं 20 × 10 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं? 20 × 10 सेंटीमीटर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। तो अपने 1 हेक्टेयर में 5,55,000 के लगभग पौधे लगेंगे। कितने पौधे लगेंगे? 5,55,000 के लगभग। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में केवल 5 लाख लिख देता है। इसके बाद में कम अवधि के बाद में दूसरी बात मैं करता हूँ मध्यम व अधिक अवधि वाली। मध्यम व अधिक अवधि वाली किस्म। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो कि बीच वाले टाइम में पकती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समय ज्यादा लगता है। इनको चाहिए 20 × 15 सेंटीमीटर। 20 × 15 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपके 20 × 10 सेंटीमीटर नॉर्मल में क्वेश्चन में आ सकता है। नॉर्मल जो आपको पूछेगा वो 20 × 10 सेंटीमीटर देगा, लेकिन ये शर्त लिखी होगी कम अवधि वाली तो 20 × 10 से भी करना है। मध्यम में अवधि लिखा हुआ हो तो अपने को एग्जाम में 20
20 × 15 सेंटीमीटर वाला करना है तो अपना राइट आंसर जाएगा। ओके, तो इसमें अपने 5.5 लाख के लगभग पौधे लगते हैं, अपने इसमें 4.5 लाख के लगभग पौधे लग जाते हैं, तो ये चीज भी अपने ध्यान में रखें। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ कि बीज बोने की गहराई, रोपण दूरी आपने रखनी है, बीज बोने की गहराई, जो अपन खेत में बीज लगा रहे हैं उसको कितनी गहराई में लगाएंगे जमीन में, बीज बोने की गहराई, बीज बोने की गहराई। देखो जनरली अपने किसान 4 से 5 सेंटीमीटर बीजों को नीचे लगाता है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बीज की साइज होती है उसका 3 से 4 गुना नीचे हम इसे नीचे लगाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। यदि आपको बीज की साइज ध्यान है तो आप अपने लॉजिक के आधार पर ये भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं कि उसका जो साइज है उसका 3 से 4 गुना नीचे बीज को लगाते हैं, तो इसको 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे अपन जमीन में लगाते हैं। तो ये तो हुई बीज को जमीन में बोने की गहराई, कितनी गहराई पर बोते हैं। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूँ अपने नर्सरी। अब धान में प्रमुखतः 5 प्रकार की नर्सरियों का यूज किया जाता है, तो उनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 प्रकार की जो नर्सरी है, 5 प्रकार की नर्सरी धान में यूज किसान करता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो कि जनरली किसान यूज करते हैं, शुष्क नर्सरी। कौन सी नर्सरी? शुष्क नर्सरी, जिसको ड्राई नर्सरी भी बोलेंगे, शुष्क नर्सरी में सबसे पहले तो आ जाता है क्षेत्रफल। क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। शुष्क नर्सरी में क्षेत्रफल कितना रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल इसमें रखते हैं 1000 वर्ग मीटर। कितना? 1000 वर्ग मीटर। ओके, दूसरा 1000 वर्ग मीटर ना करके 1/10वां भाग, 1/10वां भाग, क्योंकि 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर 1 हेक्टर का 10वां भाग हो गया। या इसको 0.10 हेक्टर लिख देता हूं मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है। तो या तो 1000 वर्ग मीटर मान लो, या 1/10वां भाग मान लो, या 0.10 हेक्टर मान लो। ये तो बात हुई किसकी? शुष्क नर्सरी में क्षेत्रफल की। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, मतलब नर्सरी कितने दिन में तैयार होगी? तो नर्सरी तैयार कितने दिन में तैयार होती है? 25 से 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। 25 से 30 दिन में क्या हो जाता है? आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसमें 72 घंटों के अंतर्गत जो सीड है आपका, उसका जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। 72 घंटे में क्या होने लग जाता है? बीज है उसका, घंटे में बीजों का अंकुरण चालू हो जाता है, बीजों का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है, और 4 से 5 दिन बाद बीज आपके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो नर्सरी का एरिया कितना रखेंगे? 1000 वर्ग मीटर, 1/10वां भाग 0.10 हेक्टेयर, और कितने दिन में तैयार होता है? 25 से 30 दिन में, और अंकुरण कितने दिन में होता है? 72 घंटे में। और जो शुष्क नर्सरी है, इसका जो यूज है किसान, वो प्रमुखतः जैसे राजस्थान में, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, यूपी, और थोड़ा बहुत अपना हरियाणा का एरिया, इन एरिया में किसान इसको यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, और यूपी का पार्ट है, हरियाणा का पार्ट है, यहाँ पे ये नर्सरी यूज की जाती है। ओके, इसके बाद में मैं अगली बात करूंगा, दूसरी नर्सरी की बात करूंगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे 2 नंबर, आर्द्र नर्सरी है। ये जो प्रमुखतः कहाँ यूज की जाती है, इसमें कितने दिन में तैयार होती है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इसका भी क्षेत्रफल है ना, वही 1000 वर्ग मीटर रखेंगे, 1/10वां भाग रखेंगे, या 0.10 हेक्टेयर रखेंगे। एक ही चीज है ये सारी। तो शुष्क में भी यही था और आर्द्र में भी यही है। अब बात आती है कि तैयार कितने दिन में होती है। बिल्कुल, जो ऊपर वाली नर्सरी आपने अभी पढ़ी है, शुष्क नर्सरी,
उससे इसमें 5 दिन कम लगते हैं। सॉरी, बिल्कुल देखो, वो 25 से 30 दिन में तैयार थी और ये 20 से 25 दिन में तैयार है। 20 से 25 दिन में तैयार करके आपके सामने ये नर्सरी तैयार हो जाएगी। इसमें भी बीजों का अंकुरण 72 घंटे बाद में ही होता है और इसका जो सबसे ज्यादा यूज है, प्रयोग है या उपयोग है, ये आपके हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यूपी और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इनमें ज्यादा यूज होता है। ये भी आदर नर्सरी का यूज होता है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है। नर्सरी एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही 1000 वर्ग मीटर रहेगा, 3100 रहेगा, 0.10 हेक्टेयर रहेगा। तैयारी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये शुष्क नर्सरी से 5 दिन पहले तैयार होता है, वो 25 से 30 दिन में तैयार था और ये 20 से 25 दिन में तैयार है। बीजों का अंकुरण 72 घंटे में हो जाता है। तो ये तो बात हुई 2 नर्सरियों की। अब तीसरी नर्सरी की बात मैं आगे करता हूँ। तीसरी नर्सरी है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों की तुलना में। सबसे पहले ले लेते हैं अपन डेपोग नर्सरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 5-7 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जेट में भी आ चुका है, आईसीआर में भी आ चुका है, बीएचयू में भी आ चुका है और बड़े कंपटीशनों में भी आ चुका है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले इसका यही आता है कि डेपोग है क्या। डेपोग नर्सरी है, ये मृदा रहित नर्सरी है, सॉइल लेस नर्सरी है, मृदा रहित नर्सरी। इसमें आपको मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होगी इस नर्सरी में। दूसरी बात, ये नर्सरी कहां से विकसित की गई है, कहां इसका विकास हुआ है। तो इसका जो विकास है या जो विकसित है, ये विकसित की गई है IRRI, जिसकी तुलना पर पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, मनीला फिलीपींस में था। तो ये IRRI मनीला फिलीपींस से तैयार की गई है। मनीला फिलीपींस, कहां से? मनीला फिलीपींस से, जहां पे अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित था, वहां से ये तैयार की गई है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आता है कि इसमें नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है। तो जो डेपोग नर्सरी है ये कितने दिन में तैयार होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 11 से 14 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। कई बार 11 से 13 दिन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि 11 से 13 और 11 से 14 एक ही बात है, बस 1 दिन का डिफरेंस है। तो वो ऑप्शन को देख के अपने पढ़ना है, लेकिन 11 से 14 आप ध्यान रखें कि 11 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। ओके, इसके बाद में नर्सरी क्षेत्रफल, भाई आप नर्सरी लगा रहे हो तो कितने क्षेत्रफल में लगाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सरी क्षेत्रफल है वो इसमें 25 से 30 वर्ग मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 25 से 30 वर्ग मीटर रखा जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ लाइनों को, क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम पड़ने के कारण। तो अब चलते हैं, अपन बात करते हैं कि इसमें नर्सरी एरिया कितना रखा आप लोगों ने? 25 से 30 वर्ग मीटर। ओके, अब क्वेश्चन एक और आ जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बीज दर की मैं पहले चर्चा कर चुका कि 75 से 120 किलो प्रति हेक्टर आप यूज करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, ये आता है कि 1 वर्ग मीटर में बीज दर, 1 वर्ग मीटर में बीज दर, 1 वर्ग मीटर में बीज दर कितनी रखेंगे? 3 से 4 केजी। कितनी रखेंगे? 3 से 4 केजी। तो 25 से 30 में कितनी हो गई? 75 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर। ओके, दूसरी बात ये है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये भी कि 1 वर्ग मीटर, कितना? 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्रफल से, नर्सरी क्षेत्रफल से कितने क्षेत्रफल में बुआई होगी? कितने क्षेत्रफल में रोपाई होगी या की जाएगी? भाई आपने जो 25 से 30 वर्ग मीटर एरिया रखा है नर्सरी का डेपोग के अंतर्गत, तो उस 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से आप कितने एरिया में उससे बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं धान की? तो
तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 400 वर्ग मीटर। कितना? 400 वर्ग मीटर। जैसे आपका नर्सरी एरिया ये कितना है? 1 वर्ग मीटर है। कितना है? 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर। ये आपके धनुग्रह इसमें नर्सरी तैयार की आपने, तो ये आपकी नर्सरी है 1 वर्ग मीटर। अब जो ये नर्सरी है 1 वर्ग मीटर, आप इससे कितना एरिया में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? आप उसको कर सकते हैं कितने में? 400 वर्ग मीटर में। कितने में कर सकते हैं? 400 वर्ग मीटर में। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी अपने को ध्यान में रहना चाहिए। अब बात आती है कि जो ये डेपोक नर्सरी है, ये सबसे पहले यूज कहाँ की गई? सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग किया गया? डेपोक नर्सरी का। डेपोक नर्सरी सबसे पहले डेपोक नर्सरी का जो उपयोग है, ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा यूज आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ यूज होता है? आंध्र प्रदेश में। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया गया? ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया, सबसे पहले यूज किया गया था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TNAU, तमिलनाडु में। कहाँ यूज किया गया? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में। कहाँ यूज किया गया? सबसे पहले तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में। सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है कि इसके बीजों का अंकुरण कितने दिन में होता है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। इसमें बीजों का अंकुरण 36 से 48 घंटे बाद में ही होने लग जाता है। मतलब 1.5 से 2 दिन बाद में इसमें बीजों का अंकुरण होने लग जाता है। 36 से 48 घंटे बाद बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसी के साथ डेपोक नर्सरी आपकी खत्म हुई। इसके बाद में मैं 4 नंबर नर्सरी देता हूँ। 4 नंबर नर्सरी, 3 नर्सरी आपकी पूरी हो चुकी है क्योंकि शुष्क नर्सरी 1 नंबर में हो गई, 2 नंबर आद्र हो गई, 3 नंबर डेपोक हो गई। 4 नंबर जो नर्सरी है ये है SRI। अब आपको पता रहना चाहिए SRI। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये चीज आपको पूरी याद रहनी चाहिए कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब SRI का पूरा नाम है। पहला ही क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से दे देता है। दूसरी बात SRI की मैं करता हूं कि जो SRI है इसके खोजकर्ता कौन थे, इसको कौन सबसे पहले डेवलप किए थे? उनका नाम है हेनरी डी लाउलिन। हेनरी डी लाउलिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी सबसे पहले खोज की, इसको सबसे पहले अपनाया उन्होंने, इसको सबसे पहले पूरी दुनिया में लेकर आए। इसके बाद में अगली बात करता हूं मैं कि इसमें बीज दर कितनी रखते हैं। बीज दर पहले भी बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर अपन रिपीट करेंगे। इसमें बीज दर 5 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 5 kg प्रति हेक्टेयर। ओके, इसके बाद में बात करते हैं बीज दर के बाद में इसमें कि नर्सरी क्षेत्रफल कितना रखते हैं, एरिया कितना रखेंगे? क्षेत्रफल इसमें जो क्षेत्रफल है वो रखेंगे 1000 वर्ग फीट स्क्वायर या 330 वर्ग मीटर के लगभग इसमें क्या रखते हैं अपन? नर्सरी एरिया रखते हैं। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में ARS के एग्जाम में पूछा था, यहाँ से BHU में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। नर्सरी की तैयार समय, नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो नर्सरी तैयार समय है वो है इसमें 8 से 12 दिन। कितने दिन है? 8 से 12 दिन में नर्सरी तैयार आपकी हो जाती है। उसके बाद में आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दूसरे खेतों में ले जाकर के अपन उसको लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद में अगला इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये बहुत ही सस्ती नर्सरी है। सस्ती नर्सरी कैसे है? लड़के पूछते हैं कि सस्ती नर्सरी कैसे है? तो सस्ती
ये है कि एक तो इसमें 95% श्रमिक, कितने 95% श्रमिक मतलब लेबर, और 95% पानी मतलब जल की बचत। ठीक है, 95% श्रमिक की बचत होती है, पानी की बचत होती है, और इसमें कीटनाशी है, शाकनाशी है, फंजीसाइड है, इनकी तो 100% ही बचत होती है। कितनी बचत होती है? 100%। तो इसमें 95% पानी बचता है, 95% श्रमिकों की बचत होती है, लेबर के खर्चा कम आता है। इसलिए ये अपने लिए सस्ती विधि है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। पिछली बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, 18 के अंतर्गत इसका क्वेश्चन आ चुका है एसआरआई का। स्त्री का संबंध किससे है, यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। स्त्री का संबंध किससे है? स्त्री का संबंध किससे है? धान से है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि एसआरआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ प्राइस क्वेश्चन है, शॉर्ट में उसको स्त्री बोलते हैं, तो धान का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, लड़कों को हम बता देते हैं क्लास में, फिर भी वो गलती करते हैं क्योंकि गलत उनको करना स्वाभाविक हो गया। इसके बाद आगे बात करता हूं मैं, 5वीं है, 1 नंबर पे शुष्क नर्सरी होगी, 2 पे आर्द्र होगी, 3 नंबर पे आपकी डेपो होगी, 4 नंबर पे एसआरआई होगी, और 5 नंबर पे है मेड टाइप नर्सरी। मेड टाइप नर्सरी, ये क्वेश्चन तो आरएस में भी पूछा जा चुका है कि मेड टाइप नर्सरी का संबंध किससे है। तो मेड टाइप नर्सरी का संबंध किससे है? धान से है। ये जो आर्द्र शुष्क नर्सरी थी उनसे रिलेटेड नर्सरी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया जाता है। चेंजिंग ये किया जाता है कि जो आपने गांव में देखा होगा मेड टाइप की जो नर्सरी है, वो किसान बहुत सारे कुछ लोग यूज करते हैं उनको, ये वो वाली नर्सरी है। तो इसका ये क्वेश्चन आपने हमेशा याद रखना कि मेड टाइप नर्सरी का संबंध किससे है। मेड टाइप नर्सरी का संबंध किससे है? धान से है। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूँ आगे कुछ जो क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, वो करते हैं ये हैं कि कौन सा खरीफ का पौधा है, कौन सा रबी का पौधा है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि आगे मेरे को जाकर के बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी रबी पादप, सभी रबी पादप क्या होते हैं? C3 होते हैं। क्या होते हैं? C3 पादप। आगे डिटेल से बात करूंगा अगली क्लास में कि C3 और C4 क्या होते हैं, ये भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि सभी रबी पादप क्या होते हैं? C3 पादप होते हैं। इसके बाद सभी खरीफ पादप, रबी का मौसम में लगने वाले C3 होते हैं, खरीफ के मौसम में लगने वाले क्या होंगे? C4 पादप होंगे। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है C4 वालों में। C4 आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो C4 पादप, अब C4 पादप है, इनमें से एक दो अपवाद हैं। अपवाद, अब अपवाद कौन है C4 पादप में? C4 पादप में अपवाद है एक तो धान और एक दलहनी फसलें। दलहनी फसलें, कौन सी फसलें? दलहनी फसलें। धान और दलहनी फसलें ये क्या है? धान और दलहनी फसलें हैं, ये C3 पादप हैं। बाकी मैंने एक लाइन बोली है कि सभी खरीफ वाले क्या होते हैं? C4 होते हैं, लेकिन ये क्या है? C3 पादप है। ये अपवाद है, इसलिए एग्जाम में इनके आने के चांस ज्यादा रहते हैं। C4, ठीक है। इसी के साथ आपने समझा ये चीज कि C3 और C4 पादप क्या है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं आपसे क्लास में पूछता रहूंगा कि बाजरा कौन सा है, मक्का कौन सी है, ज्वार कौन सी है, क्योंकि रबी में लगने वाले C3 होंगे, खरीफ में लगने वाले C4 पादप होंगे। तो ये चीज आपको आगे याद रखनी होगी। अगली क्लास में हम आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, इसलिए आपको अभी यहाँ पे बताया गया है। धन्यवाद। अब अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।